हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। चलिए, तो हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि हम एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसको देखा था। तो एरिया वेक्टर 3D ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा उसकी सरफेस से परपेंडिकुलर आउटसाइड होता है, ये आपको पता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है, ई डॉट ए या कह लीजिए ई ए कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो चलिए अब हम देखते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम देखते हैं गॉस लॉ। ठीक है, एक लॉ आपने कौन सा पढ़ा था, कूलॉम लॉ। अब इस चैप्टर पे दूसरा लॉ है, क्या नाम है इसका, गॉस लॉ। तो हेडिंग डालिएगा गॉस लॉ। गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में स्टेटमेंट यह था, लिखिएगा कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग through the Gaussian surface is 1 upon epsilon naught times of the charge enclosed in this Gaussian surface। बात समझ में आई। इसने क्या कहा है कि यदि आपको एक कोई क्या दे दे, गॉसियन सरफेस दे दे, क्या दे दे, गॉसियन सरफेस, और अब आपसे पूछे कि उससे क्या बताना है, टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है। तो यदि उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज क्यू इनक्लोज्ड है तो उस चार्ज का कितना टाइम्स होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टाइम्स। ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए, तो अब देखते हैं, स्टेटमेंट हो गया। अब देखते हैं कि ये लॉ एक्चुअली में है क्या। तो ये फाई टोटल क्या है, ये फाई टोटल मतलब टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू किसी गॉसियन सरफेस पे जितना चार्ज है, तो मतलब क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। या देखिए, अभी आपने पीछे के, आप यदि 2 पेज पलटाएंगे अपनी नोट्स के, ठीक है, पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि मैंने करवाया था कल क्वेश्चन कि जब एक क्यूब के कारण इस क्यूब के कारण टोटल जो फ्लक्स इससे पास आउट होता था उसको जब निकालते थे तो हर एक फेस का क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। भाई इस फेस के कारण कितना ऐड हो रहा है, तो पहले के कारण, दूसरे कारण, तीसरे कारण, चौथे कारण, ये बाहर वाला 5वां और ये अंदर वाला 6ठा। तो 6 फेस को क्या कर रहे थे कि उनके टोटल फ्लक्स को क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। तो सेम उसी तरीके से क्या करना है, फ्लक्स को जोड़ना है। अब जैसे कि मान के चलो कि यहां से, अब हटा दो इसे, चलिए याद आ गया होगा। अब यहां से आप देखेंगे तो ये यदि आपका कोई गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर क्यू चार्ज है, जरूरी नहीं है कि ये सेंटर पर हो, कहीं पर भी हो सकता है। तो इसके कारण ये गॉसियन सरफेस मान के चलो कैसी है, 3D है, तो इसके कारण जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर
और छोटा सा एरिया काटेंगे। छोटा सा एरिया क्यों काटेंगे कि छोटी छोटी जगह का फ्लक्स निकाल के और उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो इसके कारण जो एरिया वेक्टर, छोटे से एरिया का कारण कितना होगा, एरिया वेक्टर DA, और प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगी, दूर जाएगी, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन आ जाएगी, E। अच्छा, यहां पर भी यदि मैं जोड़ूंगा, आप लेंगे तो यहां पर भी छोटा सा एरिया कितना है, DA, और आपको पता है कि जब किसी स्फीयर के पृष्ठ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वह उसके सेंटर से पास आउट होती है, उस स्फीयर के सेंटर से पास आउट होती है। तो यदि इसका भी एरिया कितना है A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर इस डायरेक्शन में E होगी। ठीक है, तो यदि मैं अब यहां से इसका टोटल फ्लक्स निकालना हो तो टोटल फ्लक्स जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, d5, क्योंकि इस छोटे के लिए कितना होगा, छोटा सा, और ये कितना हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन E डॉट DA, यही है। डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर एक्चुअली में क्या है, हर जगह कांस्टेंट है, तो इसको हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, DA। तो जब इनको हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, E डॉट प्रोडक्ट हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये रहा, एक मिनट पहले लिख लो इस स्टेप को, E डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा, DA कॉस थीटा। यहां पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो ये DA, क्योंकि कॉस 0 कितना हो गया, क्योंकि थीटा यहां पर कितना है आपका 0, तो ये इतना रहा, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, EA। इसका सरफेस एरिया टोटल कितना है, EA। तो ये अभी आप लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा, d5 के, और जो आपका क्या है, EDA, E डॉट DA। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं कि क्या है। नोट कर लीजिए इसे तुरंत। अच्छा, अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल है कि जैसे आपने क्या किया, एक ये रहा आपकी गॉसियन सरफेस, इस पर यहां पर Q चार्ज है प्लस का, यहां पर माइनस Q चार्ज है, यहां पर प्लस Q चार्ज है, यहां पर प्लस का 2Q चार्ज, और यहां पर आपका एक चार्ज है 3Q। तो आपको यह बताना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास coming out from the Gaussian surface। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जो किसी गॉसियन सरफेस से आ रहा है, वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, वो होगा Q इनक्लोज्ड, यही था, Q इनक्लोज्ड मतलब कितना चार्ज अंदर है, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही है। अच्छा, तो यहां पर कितना चार्ज है अंदर, प्लस Q प्लस Q प्लस 2Q, तो कितना हो गया 3Q 4Q, और उसमें से एक घट जाएगा, तो Q इनक्लोज्ड कितना है यार, सेम उसी तरीके से एडिशन करना है इनका, Q प्लस 2Q माइनस का Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि मैंने आपके डिफिनीशन में क्या लिखा था स्टेटमेंट में, केवल अंदर वाले इंक्लोज्ड, Q इंक्लोज्ड अंदर वालों से मतलब है कि कितना चार्ज है, बाहर वाले से मतलब नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3Q, ये इस Q से ये Q, तो 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये 5 होगा। ठीक है, तो आपका बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं है, नोट कर लीजिए इसे। अब जो है अगली हेडिंग डालिएगा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेडिंग है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट related to Gauss law।
गॉस लॉ से संबंधित कुछ पॉइंट कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट है कि इफ इफ नहीं, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed object is independent of the shape of object and also independent the position of the charge enclosed। ठीक है, क्या बताना है? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड ऑब्जेक्ट। यदि आपके पास कैसा है, कोई क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, अब कह रहा कि उससे हमें क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है। तो वह टोटल फ्लक्स जो है उस बॉडी के शेप पर निर्भर नहीं करता है कि किस आकार की बॉडी है, उस बात पर यह बात निर्भर नहीं करती है। और दूसरा किस बात पर यह निर्भर और नहीं करता है, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि चार्ज उस बॉडी के अंदर कहां पर रखा हुआ है। जैसे कि आपकी यदि कोई बॉडी कैसा है, स्फीयर है, ठीक है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके कारण यहां पर जो आपका ये स्फीयर है, ठीक है, और यहां के कारण जो फ्लक्स होगा, इसके कारण ये कितना होगा, क्यू इनक्लोज्ड, तो कितना है अंदर, कितना चार्ज है, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। अब यदि आपकी बॉडी ये हो जाए, इसके अंदर भी आपने चार्ज कितना रख दिया, क्यू रख दिया, प्लस क्यू चार्ज है इसके अंदर रखा हुआ है, तो यहां पर भी इससे जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब बात समझ रहे हो, यह इसके शेप पर निर्भर नहीं कर रहा है। दूसरी बात देखिए, अब चार्ज मैं चाहे इसके अंदर यहां पर रखूं या इसके सेंटर पर रखूं, दोनों के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, यही होगी, ऊपर वाली। ठीक है, तो यह चार्ज की पोजीशन पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लिया, हटा दें। कुछ पॉइंट और हैं, बहुत अच्छे पॉइंट हैं, उनको देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है मेरे भाई। और यदि यह आपको क्लियर हो गया तो समझ लो कि आपने जंग जीत ली। क्यों? क्योंकि आपके कंपटीशन में यार यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। आपका बोर्ड एग्जाम दे ना दे, लेकिन आपका कंपटीशन में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप कंपटीशन का कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम का तो आपको हलवा लगेगा, आप उसको तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलिए तो करें, देखते हैं कि किस बारे में बात हो रही है। ये आपका यदि एक क्यूब है, ठीक है, ये रहा क्यूब। अब जो चार्ज है आपका इस फेस पर रखा हुआ है, इस फेस पर, मतलब इस वाले पर रखा हुआ है। तो यार इसके कारण ये प्लस क्यू चार्ज है मान के चलो, तो इसके कारण फ्लक्स अंदर की तरफ कुछ ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, चारों तरफ जाएगा, कुछ बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो यार इसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। और यदि यही चार्ज यदि अंदर रखा होता, बात समझना, यदि यही चार्ज हमारा अंदर रखा होता, मतलब इसके अंदर, क्यूब के
अंदर यहां पर, तो आपको पता था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज अंदर रखा है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब ये कहां पर है, फेस पर। अच्छा तो ये कितने से निकल रहा है, ये 6 फेसों से निकल रहा है टोटल। ये कितने फेसों से निकल रहा है, ये नेट इलेक्ट्रिक, भाई क्यूब में कितनी सतह होती है, 6 ही होती है ना भाई। एक कमरा आप देखेंगे तो एक ऊपर छत रहती है, नीचे जमीन, 2, एक ये वाली दीवार, एक आपके सामने वाली दीवार, ठीक है, एक आपके इस बगल वाली, एक आपके इस बगल वाली। तो कितने ये क्यूब बन गया, तो कितनी सतह हो गई, 6 सतह। तो ये 6 सतहों से मिलकर, मतलब 6 फेसेस से मिलकर कितनी निकल रही हैं, इतना। तो एक फेस से कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा Q इज इक्वल टू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया कि 6 फेसों से इतना निकल रहा है, तो एक फेस से कितना निकलेगा, इतना। बात समझ में आई। चलिए अब देखते हैं कि ये बात समझिएगा, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये इस फेस से, मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्या है, क्यों यहां पर रखा है, एक मिनट सॉरी, ये प्लस क्यू चार्ज इस फेस पर रखा है, सॉरी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिस कॉन्सेप्ट हुआ है। बात समझिएगा कि एक आपने इसको किससे निकाला, ये 6 फेस से निकाला है ना, 6 फेस से कितना निकल रहा है, इतना, ठीक है। तो एक फेस से कितना निकलेगा, फ्रॉम वन फेस, फ्रॉम वन फेस, एक फेस से कितना निकलेगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। भाई चार्ज आपका बीच पे ही रखा है, बात समझिएगा, चार्ज आपका बीच में ही रखा है। लेकिन अब मैं पूछूं कि इस वाले फेस से कितना निकलेगा, हमें सबसे मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, इस फेस से मतलब है, तब ये वाला होगा। अब यहां पर चार्ज आपका क्या कह रहा है कि आपका एक फेज में ही रखा है, तो मेरे भाई ये फेज में ही रखा है, तो फेज के कारण यदि अंदर चार्ज होता तो टोटल कितना होता, भाई जितना था कुछ क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। भाई कुछ इधर आ रहा है और कुछ अंदर जा रहा है, तो कुछ जितनी लाइनें इधर के यदि बीच में होंगी, बात समझिएगा, यदि एक बल्ब आप दीवार के बीच में जला दें यहां पर, तो इसके अंदर जितना उजाला देगा उतना ही बाहर देगा। मतलब फ्लक्स कितने भागों में बंट जाएगा, यहां पर 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में आपका फ्लक्स बंट जाएगा। तो फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यदि अंदर होता तो कितना होता, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये बीच में है, मतलब यहां पर तो जितना इधर देगा उतना ही बाहर वाले को देगा, तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम इसी तरीके से जैसे ये आपका क्या था, स्फीयर था। अब ये स्फीयर के अंदर कितना है, Q, तो यहां पर फ्लक्स कितना होगा आपको पता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यही स्फीयर को मैं क्या करूं, यहां से, मतलब बात समझिएगा यार, थोड़ा सा फिगर, छी सर कितना गंदा बना देते हो यार आप। अब ये आपका ये जो ये क्या है, स्फीयर है, बात समझना, हाँ, सेमी स्फीयर है, और यहां पर चार्ज है Q रखा हुआ है। तो यार कुछ अंदर जा रहा होगा और कुछ इससे बाहर निकल रहा होगा। भाई कुछ फ्लक्स इसके अंदर ऐसे जा रहा होगा और कुछ इससे बाहर निकल रहा होगा, तो भी इसके लिए भी कितना फ्लक्स होगा, ये। बात समझ में आई। अब यदि मैं आपके क्यूब के कॉर्नर पर, क्यूब के कॉर्नर पर रख दूं, क्यूब के कॉर्नर पर, मान के चलो कि मैंने कहां पर रख दिया, इस जगह पर चार्ज रख दिया क्यूब, इसके कॉर्नर पर चार्ज रखा है, तब आपको बताना है कि इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो मेरे भाई यदि ये थोड़ा सा अंदर होता तो कितना फ्लक्स निकलता, यदि ये थोड़ा सा अंदर होता तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलता। अब ये एक कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो एक कॉर्नर पर रखा है, तो हमारे पास कॉर्नर है कितने क्यूब में, 8। हमें निकालना कितने से है, एक कॉर्नर से, तो कितना हो जाएगा, फ्रॉम वन कॉर्नर, फ्रॉम वन कॉर्नर, मतलब एक कोने से कितना निकलेगा, तो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि कॉर्नर होते कितने हैं क्यूब में, 8 कोने होते हैं, ठीक है ना, आप नोट कर लीजिए। तो
तो ये पहला पॉइंट आपको कंफर्म हो गया कि यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आपका चार्ज कहां पर रखा है। यदि चार्ज आपका बैलून के अंदर है, मतलब बॉडी है, बॉडी के अंदर आपका चार्ज है, तब आपको बिना कुछ सोचे समझे जो फ्लक्स होगा उसको क्या लिख देना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब जितना अंदर चार्ज है वो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब देखना पोजीशन निर्भर नहीं करता है, लेकिन यदि वह आपकी सरफेस पर आ जाए, सरफेस के अंदर नहीं, गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं, गॉसियन सरफेस पर आ जाए तब पोजीशन देखेंगे। ठीक है, गॉसियन सरफेस के अंदर हमें पोजीशन नहीं देखनी। ठीक है ना, कहां पर पोजीशन देखनी, गॉसियन सरफेस पर यदि आ जाए तब हम उसकी पोजीशन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए, हटा दें इसे। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए अगला शुरू करते हैं। अगला पॉइंट है इसी पे, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट है, लिखिएगा कि द टोटल फ्लक्स the total flux coming out from the Gaussian surface due to outside charge placed is 0 because the flux which is entering the object is equal to the flux coming out from the Gaussian surface and we take entering flux is positive and coming out flux is नेगेटिव। बात समझ में आ गई कि क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि यदि आपकी कोई बॉडी है, कोई गॉसियन सरफेस है, कोई 3D बॉडी है, वो क्या है, उस गॉसियन सरफेस के आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ कोई एक चार्ज रखा हुआ है, तो उस चार्ज के कारण जो आपका आउटसाइड पे चार्ज रखा हुआ, उस चार्ज के कारण उस गॉसियन सरफेस से या आपकी जो कोई बॉडी है, उस बॉडी से जो फ्लक्स पास आउट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। वो ऐसा क्यों होगा, कह रहा है कि जितना फ्लक्स बॉडी से उस चार्ज के कारण अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा, उतना ही फ्लक्स उससे बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा, आपके पास जो नेट फ्लक्स कितना हो गया, 0, क्योंकि जो जा रहा है वही बाहर निकल रहा है। तो जितना आया उतना गया। यदि मान के चलिए कि यदि आपकी 5 रुपए इनकम है और आपका 5 रुपए खर्च है, तो क्या हो गया, नेट इनकम कितनी, 0। बात समझ रहे हो ना कि आपका सेविंग कितनी हुई, 0। तो सेम उसी तरीके से है
कि उससे जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब ऐसा कह रहा है कि जो इंटर कर रहा है, जो फ्लक्स उसके अंदर जा रहा है उसे हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और जो फ्लक्स उससे बाहर निकल रहा है उसे क्या कह रहे हैं हम, निगेटिव ले रहे हैं। जो फ्लक्स अंदर जा रहा है उसे पॉजिटिव ले रहे हैं, और जो फ्लक्स बाहर जा रहा है उसे निगेटिव ले रहे हैं। खत्म बात। तो लिखिएगा, बना लीजिए फिगर कि ये किसके लिए है, ये रहा एक आपका क्यूब, बात समझिएगा, और इस क्यूब के कारण ये क्यूब है, और यहां पर एक चार्ज क्यू इससे बाहर की तरफ रखा हुआ है। तो अब यहां से यार फ्लक्स निकलेगा यहां से, ठीक है। तो जो फ्लक्स जा रहा है ये मान के चलो कि इस सरफेस से कितना जा रहा है, φ1, और निकल यहां से कितना रहा है भाई, इस सरफेस से कितना निकल जाएगा, φ2 निकल जाएगा। जितना जा रहा है उतना ही क्या हो रहा है, निकल जाएगा। बात समझिएगा, ये हर एक सरफेस से निकलेगा, मैं हर एक सरफेस दिखा है दिया हूं, ठीक है ना। ये जितना एक सरफेस से जाएगा बाकी सब सरफेस से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा φ2 माइनस का φ1, टोटल फ्लक्स वो कितना हो जाएगा, φ2 माइनस का φ1। अब क्या है, क्योंकि जितना जा रहा है उतना ही वो हो रहा है, इफ φ1 बराबर φ2 हो गया तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 0। दैट्स इट। तो ये कब बराबर है, क्योंकि ये जितना जा रहा है उतना ही बाहर निकलेगा, तो ये क्या है, बराबर। चलिए हटा दें इसे, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ढंग से समझ लीजिएगा, हटा देना इसे। चलिए तो अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है कि यदि कोई आपकी बॉडी है, क्या है, लिखिएगा, अगला पॉइंट है तीसरा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस, ऑन द गॉसियन सरफेस is due to all the charge present inside and outside but electric flux only due to inside charge। बात समझिए क्या लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा, इसका मतलब मैं आपको बता दे रहा हूं। इसका मतलब है, कह रहा है कि यदि कोई आपकी गॉसियन सरफेस है, यदि कोई आपके पास कोई गॉसियन सरफेस है, ये रही गॉसियन सरफेस, ठीक है, और यहां पर आपका एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है जो इसके अंदर है। इसके बाहर भी एक दो चार्ज हैं, ये रहा Q3 और ये रहा Q4, दोनों पॉजिटिव नेचर के, ठीक। तो यदि मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इन चारों के कारण होगी, इन चारों आवेशों के कारण होगी। बात ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले आवेशों के कारण भी होगी, मतलब चार्ज के कारण भी होगी, और बाहर वाले चार्जों के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन जो फ्लक्स होगा वह केवल किसके कारण होगा, Q1 और Q2 के कारण होगा, यह मतलब है। तो लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण होगा, केवल मतलब सबके कारण होगा, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। जबकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो किसके कारण होगा, वो होगा केवल, ये होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू
Q1 एंड Q2 के कारण। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, याद होनी चाहिए ये सब सारी चीजें। ठीक है ना, चलिए हटा दें, चलिए हटा देते हैं यार, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और आपने इनके क्वेश्चन किया हुआ है यार। ठीक है, मैं इनके क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूं। चलिए अब तीसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है, सॉरी जो भी हो, चौथा पॉइंट है कि इफ ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, a closed Gaussian surface is placed in an external electric field, in an external electric field, in an external electric field and net flux on the body is zero, it means no charge present inside the body। क्या कह रहा है कि यदि आपकी कोई गॉसियन सरफेस है, ठीक है, और उस गॉसियन सरफेस को हमने उठाकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम रख देते हैं तो उस बॉडी से जितना चार्ज आ रहा है, जितना आवेश फ्लक्स जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, नेट फ्लक्स जो क्या है, उस बॉडी से निकलने वाला फ्लक्स अभी भी क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है, उस बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, उस बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं है। और यदि जीरो नहीं है, इफ इट इज नॉट जीरो, इफ इट इज नॉट जीरो, इट मीन्स there is charge present inside, मतलब उस बॉडी के अंदर चार्ज है। देखिए ये रही, मैं बना दे रहा हूं, ये रहा आपका क्यूब, ठीक है, एक मैंने क्यूब बना दिया। अब बोला कि इस क्यूब को उठा के हम कहां पर रखे ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये रहा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो इससे, इस सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा होगा, मतलब कि ये φ1 से जितना अंदर आ रहा है उतना ही क्या होगा, इससे बाहर निकल जाएगा। ये φ2 है, ठीक है ना, बात समझिएगा कि जितना फ्लक्स इससे आएगा पहली वाली से, ये पहली वाला फेस हो गया, ये दूसरा फेस हो गया, तो पहले दूसरे फेस से जितना आएगा उतना बाहर निकल जाएगा। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि इसके मतलब क्या है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इसके अंदर चार्ज क्या है, जीरो है। लेकिन यदि यह जीरो नहीं है, यदि नेट फ्लक्स क्या हो, जीरो ना हो, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट है। तो देखते हैं कि टोटल फ्लक्स क्या है, φ2 माइनस का φ1, यही है। और यदि ये क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल फ्लक्स क्या होता था, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से Q इनक्लोज्ड कितना आ गया, Q इनक्लोज्ड जीरो, क्या हो गया, जीरो।
आगे ना बात समझ में। और यदि यह जीरो नहीं है, और तो यदि इफ टोटल फ्लक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है, और यदि मैं φ2 की वैल्यू यदि आपकी क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब यह होगा कि इसके अंदर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। मतलब जो अंदर जो चार्ज है वो क्या है, Q इनक्लोज्ड, जो अंदर चार्ज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है। और यदि ये क्या आ जाए, ये फाई टोटल है यार, φ2 नहीं है, ये फाई टोटल है। ठीक है। और यदि ये कैसा हो जाए, निगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, निगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा चार्ज होगा, निगेटिव। क्यों, इनक्लोज्ड जो होगा मेरे भाई वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। बात समझ में आ गई यार, नोट कर लो यार, इसे बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ठीक है। चलिए अब एक भैया एक क्वेश्चन करते हैं, वहां से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपके जो पॉइंट थे ये उससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो पॉइंट थे गॉस लॉ से, वो कंप्लीट हो गए। अब क्या करते हैं मेरे भाई, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है कि एक आपका क्यूब है, क्यूब है, एक आपका क्यूब है, जो मान के चलो कि ये ऐसा है कुछ, ये क्यूब है आपका। ठीक है। ये आपका एक फेस है। ठीक है। यहां पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E इक्वल टू E नॉट एक्स आई कैप। ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये x बराबर 0 है और ये x बराबर a है। तो आपको क्या बताना है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड नेट Q इनक्लोज्ड, Q इनक्लोज्ड मतलब इस गॉसियन सरफेस के या इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। फाइंड Q इनक्लोज्ड इन दिस गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। 2 मिनट पॉज करके यार इसे बहुत इत्मीनान के साथ देख लो। देख लिया। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यार मैंने मान लिया कि ये हमारा पहला फेज है, ये क्या है, दूसरा है। इससे जो फ्लक्स आ रहा है, जो इस पर फ्लक्स आ रहा होगा वो कितना है, φ1 है। इससे जो फ्लक्स जा रहा होगा वो कितना है, φ2 है। अच्छा, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q नेट, जो नेट फ्लक्स होगा φ2 माइनस का φ1। अच्छा, जो फ्लक्स होता है मेरे भाई वो कितना होता है, फ्लक्स होता है E a cos थीटा, याद है ना यार आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दूसरे वाले के लिए देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी आपका परपेंडिकुलर होगा, तो ये भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में। अच्छा, इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि यह क्यूब है तो एक साइड कितना दिया हुआ है, x, तो एरिया कितना हो जाएगा, a²। यानी से यहां से φ2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, E a cos 0, क्योंकि एंगल कितना है, 0। ठीक है ना, एंगल कितना है मेरे भाई, 0 है। अच्छा, अब जो है इसकी बात करते हैं φ1 की। φ1 से ये भी किधर आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। तो जो अंदर की तरफ आता है, जो चार्ज क्या होता है, अंदर की तरफ आता है जो चार्ज, उसको क्या करते हैं, अभी तो बात की बात है, पहले इसकी बात करते हैं, माइनस का। जो अंदर की तरफ आ रहा है उसे क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो इसको मैं पॉजिटिव लूंगा और इसको क्या लूंगा, निगेटिव लूंगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इत्मीनान वाली बात है। माइनस यार 1 मिनट, जहां पर आपने लिखा था ना
जो आपका आउटसाइड आता है, किधर आता है, आउटसाइड, उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। पिछले वाले थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। और जो इनसाइड आता है, किधर आता है, जो अंदर की तरफ, वो कैसा लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिट हुआ है, चलिए देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जो φ2 ये कितना हो जाएगा, EA cos थीटा, माइनस का ये भी कितना हो जाएगा, EA cos थीटा। थीटा दोनों के लिए क्या है, बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्या होगा, 0 0 होगा। या यार एक तरीके से आप ऐसे कह लो ना यार, यहां से एरिया आप ये जो थीटा कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर आउटसाइड है, मतलब एंगल कितना हो जाएगा, 180। cos 180 कितना होता है, -1, तो कितना हो जाएगा 2E, नहीं अभी ये नहीं होगा ना यार, E की वैल्यू अब रखते हैं ना, तो E की वैल्यू क्या है, E0 x, तो x कितना है यहां पर दूसरे वाले के लिए, तो दूसरे वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, EA, कितनी है, EA। अब एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया इसका A² और ये cos 0, माइनस माइनस प्लस कर लो। अच्छा E इसके लिए कितना हो जाएगा, E0 और x, तो x कितना है 0, तो ये वाली कितनी हो गई 0। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, EA3, बस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका कुछ आया नहीं। तो ये तो रहा आपका ये, और ये कैसा आया है, फाइनेट पॉजिटिव आया है मेरे भाई, कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। तो मतलब चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव नेचर का चार्ज होगा, चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेट फ्लक्स आपका क्या आया है, ये आया है। अच्छा, और नेट फ्लक्स बराबर क्या होता था, नेट फ्लक्स बराबर होता था Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से, या ये किसके बराबर है, EA³ के, तो जो अंदर चार्ज कितना होगा, इनसाइड चार्ज, Q इनसाइड या इनक्लोज्ड, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E0 A³ इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलिए अब आज का आखिरी चीज देखते हैं कि क्या होता है, हटा दें इसे, चलिए आपने नोट कर लिया होगा। देखो डरने की कोई बात नहीं है, बहुत धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन अच्छे से सब सारी चीजें अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अब ये देख लेते हैं कि गॉसियन सरफेस को कैसे सिलेक्ट करते हैं ना। तो अगली हेडिंग लगाइएगा, हेडिंग है रूल फॉर सेलेक्टिंग, रूल फॉर सेलेक्टिंग गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कैसा रूल है, रूल फॉर सेलेक्टिंग गॉसियन सरफेस। तो पहला है कि यार क्या होना चाहिए कि गॉसियन सरफेस के लिए हम वैसी सरफेस चुनेंगे जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो। क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। इलेक्ट्रिक फील्ड along all the Gaussian surface is constant। आपने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, गॉसियन सरफेस के लिए हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने शुरुआत में जब गॉस लॉ जो बता रहा था तो वहां पर जो सरफेस लिया था वहां पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, तो लिखिएगा द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड एरिया वेक्टर should be parallel or perpendicular to each other क्या होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है इनके बीच की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, या तो 90 डिग्री होना चाहिए, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, या पैरेलल का मतलब आपका एंगल कितना होना चाहिए, 0। मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर थीटा क्या होना चाहिए, या तो 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन की ले रहे हैं। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। हटा देते हैं इसे, बस आज का आखिरी करके इसे समाप्त करते हैं। और यदि आपने इसको पूरी अच्छी तरह से देखा है फर्स्ट लेक्चर को, तो ये फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि मैंने पहले से 3-4 वीडियो आपके पड़े हुए हैं। तो हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, ड्यू टू अ लाइन चार्ज। लाइन चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो यदि आप देखें तो यहां से ये एक आपका लाइन चार्ज है जिसका प्लस प्लस चार्ज, ठीक है। अब इसके लिए ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, गॉस लॉ का उपयोग है कर रहे हैं कि कैसे करना है। तो यार इस लाइन चार्ज को टोटली कैसे सरफेस बनाए, तो हम क्या करते हैं, यहां से r दूरी पर ऐसी सरफेस लेना जिस पर हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो r दूरी पर क्या करते हैं, यहां से r दूरी पर और यहां से r दूरी पर एक हम गॉसियन सरफेस क्या ले लेते हैं, सिलेंडर। क्या ले लेते हैं, सिलेंडर। हर जगह पर यहां पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। ठीक है, कितना चार्ज होगा, गॉसियन सरफेस ये होगी। ठीक है, अब इस लाइन चार्ज पर टोटल चार्ज कितना है, Q है, टोटल चार्ज है Q। और इस लाइन चार्ज की जो लेंथ है वो कितनी है, L है। इस लाइन चार्ज की जो लेंथ है वो कितना है, L है। तो लेमडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। और ये क्या बराबर होता है, लेमडा बराबर Q बाई L। अच्छा, टोटल चार्ज क्या है, Q है, कोई नहीं। तो हम क्या निकाल लें, पॉइंट निकाल लेते हैं, फ्लक्स निकाल लेना। तो टोटल फ्लक्स आपको क्या पता होता है, फ्लक्स इनसाइड, टोटल फ्लक्स, फ्लक्स टोटल, ये क्या होता है, ये होता है Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको Q इनसाइड पता चल जाए कि कितना Q इनसाइड है, आप लोग वहां से निकाल लेंगे। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है। किधर जाती है, दूर जाती है, जा रही है। तो यार यदि आप देखें तो यहां से यदि मैं अब एरिया वेक्टर, क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए फ्लक्स बराबर क्या होता है, फ्लक्स बराबर होता है E डॉट ए, यही ना होता है, E डॉट ए। तो यहां से मैं छोटा सा है इसको लिया, तो छोटा सा एरिया मैंने मान लिया कि कितना है, ds है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी भी इसी डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। और जो परपेंडिकुलर एरिया कैसा होगा, ऐसा। ये रहा एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी भी इसी डायरेक्शन में। अच्छा, इस डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, एरिया वेक्टर किधर होगा, इससे नीचे की तरफ, ये रहा आपका एरिया वेक्टर डी है। इसी तरीके से ये ऊपर वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऊपर। तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको 1 नंबर की सरफेस देता हूं,
इस वाली सरफेस को 2 नंबर की, इस वाली सरफेस को 3 नंबर की। अच्छा, यदि आप देखें तो पहली, दूसरी और तीसरी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कितने का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। कितने बना रहे हैं? 90 डिग्री। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? फाई ई इज इक्वल टू, क्योंकि ये डी फाई होता है, डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई डॉट डी ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हर जगह पर कांस्टेंट। और ये कितना हो जाएगा? तो ई बाहर आ गया, क्या आ जाएगा? डी ए कॉस थीटा। यही होता है कॉस थीटा। अच्छा, तो अब ये जो फ्लक्स है आप देखिएगा, पहले वाले के लिए भाई यही ना होगा, टोटल क्या होगा? दिसका वाला प्लस दूसरी सरफेस का प्लस तीसरी सरफेस के कारण जो फ्लक्स होगा उनको सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अच्छा, अब ये देखते हैं किसके बराबर? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर एक जगह के लिए क्या है? बराबर। चलिए, यहां से और इसके बीच का जो एंगल है ये डी ए, पहले वाले के लिए कितना है? 0 डिग्री, तो कॉस 0 प्लस का दूसरे वाले के लिए देखते हैं, तो दूसरे वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है हर एक जगह पर, डी ए ही है। अच्छा, कॉस थीटा कितना है? 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना होता है? 0, तो ये भी 0 है, प्लस का ई डी ए, और ये भी कितना है? कॉस 90। भाई ये जो थीटा था ना, कॉस थीटा, ये क्या है? ई ए कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा है, किसके बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के। तो ये 90, ये 90, तो क्या हो गया? कॉस 90 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, ये खत्म। तो यहां से ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ई, जो फ्लक्स आएगा, टोटल फ्लक्स, ये आपका आ गया, ये आ जाएगा ई, और डी ए कॉस 0 वैल्यू 1, तो ये डी ए। अच्छा यार, ये सरफेस एरिया कैसा है? सरफेस एरिया कैसा है? सरफेस एरिया है। तो यार सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका? 2 पाई आर और एल। सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एल, तो ई इंटू 2 पाई रेडियस आर और एल, 2 पाई आर एल। चलिए हटा दूं इसे, चलिए नोट कर लिया होगा, यहां तक नोट कर लिया। चलिए अब क्या करते हैं कि यही फ्लक्स किसके बराबर है? इसके। तो ये E इंटू 2 पाई आर एल बराबर हो जाएगा Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, Q इनसाइड टोटल कितना चार्ज है? Q चार्ज है ना। कितना चार्ज है मेरे भाई? Q चार्ज है कि कुछ कम ज्यादा है, या Q इनसाइड की बात करें तो अंदर कितना चार्ज हो जाएगा? Q कितना हो जाएगा? लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल। Q की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और E 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। यार इसके बाद के आपके पूरे लेक्चर आपके पहले चैप्टर के पड़े हुए हैं आपके इस चैनल पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, तो प्लीज यार इस चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।